अगर बात इस पे आ जाए तो तुम क्या, हम कौन ना बेटी, वो कोई बेटी रोटी का वो नहीं है, कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं। तुम एक मुल्क हो, हम एक मुल्क है, हम देखेंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे, आप अपने मुल्क की हिफाजत करो। ये किसी को ना थोड़ा सा आप वो थोड़ा इज्जत दे दो ना, तो कुछ लोग उसको उसका गलत अर्थ लगाने लगते हैं। तो इसलिए ताकि ये गलत अर्थ ना 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 हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, ना हमारे तुम छोटे भाई हो, ना तुम हमारे बड़े भाई हो, हम दो मुल्क हैं, हमारे ये हैं। और ये तब तक है, ये तब तक है, ये मैं नेपाल के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जाहिल, ये खूनी जो वहाँ की जो वामपंथी जो पार्टियां हैं, जो खुद नेपाल के खिलाफ है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। एवरेज नेपाली की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जब मैं कह रहा हूँ ये बड़ा छोटा और बेटी, आप बताओ ये कौन अपनी बेटी देगा ये खूनी लोगों के बच्चों को? खूनी का बच्चा खूनी ही होगा। ऐसे फरेबी लोग जो कि अपने ही देश के साथ देश बेचने वाले हैं, इनको कौन अपनी बेटी देगा? और रोटी तो ये अपने लोगों से छीन के खा लेते हैं, आपको लेने की भी जरूरत नहीं है। ये वामपंथी है ना, इन्होंने, चाहे आपके यहाँ वामपंथी हैं, वो क्या है, दूसरे का रोटी छीन के खा रहे हैं। वो ये रेड कॉरिडोर में यहाँ क्या होता है, जो वर्स्ट इफेक्टेड एरियाज है, ये दूसरों को के रोटी को ये छीन के खा रहे हैं साहब। एक यहाँ की इंडिया की फर्म थी, वो नेपाल में बिजनेस इस समय ये, तो एक नाम नहीं लूँगा, कोई एक वहाँ पे एक हमारे उद्योगपति वहाँ पे कुछ उद्योग खोलना चाहते थे, तो वो गए, तो काठमांडू में होटल में ठहरे हुए थे, बड़े ऊंचे ओहदेदार, बड़ी अच्छी लिंक्स थी उनकी। तो एक कोई आई थिंक बोला, उनसे किसी से बात हुई, तो बोला कि एक कोका कोला का वहाँ कंपनी का कोई मैनेजर था। तो उसने कहा कि अच्छा आप उद्योग खोलना चाहते हैं? तो कहता है कि ये ऐसे नहीं खोल सकेंगे आप। अच्छा, उस समय माओवादियों की सरकार भी नहीं थी, ये तो 2007 वगैरह में इनका उदय हुआ पॉलिटिकल राइट। तो उन्होंने कहा कि देखो वो लड़का है ना, वो उससे बात करो, अगर आपको उद्योग लगाना है तो उससे बात करनी होगी। तो फिर उसने बोला कि ये माओवादियों ने एक तराई में तो हमारा एक प्लांट हमारा बंद करवा ही दिया, अब दूसरी जगह इधर लगाया हूँ तो इनको हफ्ता देता हूँ, इनको हफ्ता। और वो लड़के की उम्र कह रहे थे, वो जवान आदमी 22-23 साल का लड़का रहा होगा। तो ये तो अपने लोगों का इसी तरह एक्सटॉर्शनिस्ट है, अपने लोगों का रोटी खाने वाले ये लोग हैं। तो वो मैं इनके बारे में कह रहा हूँ कि ये वामपंथी, जब जैसे आपके यहाँ के लोग हैं, और देखिए मैंने आप पूरे दुनिया में आप देख लें ये वामपंथियों का चरित्र। एक इसने रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी, तो वो उसमें उसने कहा है कि मैं कभी 80 के दशक में मैं किसी सेमिनार के लिए मैं गया था चाइना, तो वहाँ पर हर एक रीजन से लोग इकट्ठा हुए थे। उसने कहा चाहे उनमें कोई भी मतलब बाकी मतभेद हो, लेकिन वो चीन के मामले में वो फियर्स नेशनलिस्ट, चीन की कोई शिकायत नहीं कर रहा, मतलब अपने मुल्क का कोई ये नहीं वो कर रहा था। लेकिन आप हमारे यहाँ हिंदुस्तान में देखो, आप जितनी गाली दोगे उतने फेमस हो जाओगे, नहीं आप उतने बढ़िया कम्युनिस्ट हो गए, उतना ही पैसा मिलेगा। और अगर नेपाल में भी यही है, आप जितना हिंदू को गाली दोगे, मोनार्की को गाली दोगे, उसको गाली दोगे, आप उतने बड़े कम्युनिस्ट हैं। और जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, ये जो
वो सोफिस्टिकेटेड, वो जो उर्दू बोलने वाले हैं, उनके लिए कम्युनिज्म बहुत अच्छा रास्ता है। मतलब आपको मालूम है ना, मैंने एक बार बोला था कि 86% ने मुस्लिम लीग के लिए वोट दिया था। तो अब जो नहीं जा सके तो उसमें से कई कम्युनिस्ट बन गए कि अब तो जिहाद करने का कोई लॉजिक रह गया नहीं गया। जब पाकिस्तान बन गया तो कम्युनिस्ट के रूट से जिहाद करो। तो कोई बॉलीवुड में जाके जिहाद करने लगा, कोई वहाँ उर्दू बोलने लगा। आपकी पहली पिक्चर जो बनी वो मुगले आज़म, आप सोचो पहली पिक्चर बनती है मुगले आज़म, और आपको अभी अभी आज़ादी मिली है और पाकिस्तान अलग हुआ है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, ये सब वही लोग थे जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। जब पाकिस्तान बन गया तो उनको मालूम था कि दुकान बंद हो जाएगी, तो उन्होंने वो कम्युनिस्ट बन जाए। अगर हिंदू कम्युनिस्ट कोई कहे कि मैं तो पिलग्रिमेज पे जाता हूँ, मैं मान लो कैलाश मानसरोवर, ये देखो ये कम्युनिस्ट नहीं है ये। और अगर वो बोले कि मैं जी हज के लिए जा रहा हूँ, अरे देखो यार कितना बढ़िया कम्युनिस्ट है ये। तो ये मानसिकता ही है पूरे सब कॉन्टिनेंट। सिंह साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि जब भारत और चीन के बीच में इतनी तनावपूर्ण स्थिति है तो नेपाल का यह रुख पीठ में खंजर घोंपने जैसा है? नहीं, आप आश्चर्यचकित इसमें होने की बात नहीं है। मैंने कहा उन्होंने तो अपना रवैया साफ कर दिया, उन्होंने, इसमें कोई शक की तो कोई गुंजाइश उन्होंने रखी नहीं है। और ये पहली बार थोड़ी हो रहा था, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि 1857 में इन्होंने इनका साथ दिया था। नेपाल की जो भी सरकार रही होती, मोनार्की, उस समय भी बड़े लोग थे उसमें। उन्होंने कहा भाई हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं और बाकी जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो सारे बिल्कुल उनको बड़ा सफलता मिल रही है, हमको अपना योगदान देना चाहिए। तो तमाम सलाह के बावजूद उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया और कहते हैं कि हम सॉवरेन कंट्री हैं। अंग्रेज से डर गए थे और कोई 9,000 सैनिक भेजे थे आपके लखनऊ में अंग्रेज के सपोर्ट में। और फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने 1857 का ये हुआ तो इन्होंने कुछ इलाके जो कि वो एंग्लो गुरखा वॉर जो 1816 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टेरिटरी था, कई एरिया जो है तराई के स्ट्रिप में इन्होंने इनको इनाम में मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो मैं तो कहता हूँ कि वो एरिया है उसको आप बिल्कुल वो करें, हमको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई हैसियत नहीं है कि वो हमारे एरिया को वो करे। तो इनको गिफ्ट में मिला है कुछ एरिया। और ट्रीटी ऑफ सुगौली के बाद भी कई एरिया हैं जिसमें इन्होंने ये कहा, जब जब इनकी ट्रीटी हो रही थी तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास पूरे पहाड़ हैं, कुछ हमको खाने पीने के लिए प्लेन का इलाका दे देते। तो कुछ उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको दी है तराई में, बोथ इन वेस्टर्न तराई एंड इन सेंट्रल तराई। तो वो सारे हिंदुस्तान के वो हैं। अब मैं तो अपनी सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप ये मुद्दा उठाइए, और वहाँ के लोग नहीं रहना चाहते। मैं गया था जब मैं एक किताब लिख रहा था मेकिंग ऑफ नेपाल, तो मुझे जो मधेश के लोग हैं उन लोगों ने, मैं कई जगह गया, वो इतने उत्तेजित थे। वो कहते हैं कि बताइए हम एक कारण बताइए कि हम नेपाल का हिस्सा हम क्यों बने।
बोले हम आपकी भाषा बोलते हैं, हम मैथिली बोलते हैं, हम भोजपुरी बोलते हैं। ये पूरा बीरगंज का एरिया है जो है उस तरफ आप चले जाइए तो वो लोग मैथिली बोलते हैं, जो बिहार की भाषा है। ये हमारे संबंध हैं, वो जो बेटी बहू का रिश्ता है ना, वो यहाँ पे है, ठीक है, हमको हमारा पूरा ओरिएंटेशन जो है, हमारे बच्चे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि आप एक कारण मुझे बताइए कि आपको नेपाल का हिस्सा हम क्यों रहें। और जितेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि उस समय मैंने जितने लोगों से बातें की, मैंने उनको यही कहा कि देखो, ये आपकी एक फ्यूजन से एक संस्कृति बनी है, पहाड़ के लोग हैं और आप लोग हैं, तो वो जो फ्यूजन हुआ है पिछले, कोई बहुत पुरानी इनका नहीं है, तराई और इनका संबंध कोई बहुत पुराना संबंध नहीं, एक फ्यूजन हुआ है, वो एक बड़ी अच्छी संस्कृति को पैदा कर रहा है। इसलिए आप लोग ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें मत करें आप उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से हमको कभी भी अपना हिस्सा नहीं समझा गया। ये तो अब जाके कुछ ये डेवलपमेंट हुआ है। और जब खुला, पहले तो ये पहाड़ में घूम रहे थे, ये प्रचंडा वगैरह, जब ये थे इन्होंने, अब जाके इन्होंने थोड़ा बहुत, तो सबसे पहले लुम्बिनी में यही किया, लुम्बिनी में चाइनीज़ को बुला लिया इन्होंने। तो आप जाएं तराई में और लोगों से बात करें, वो कहते कि आप एक कारण बता दीजिए कि हमको नेपाल का हिस्सा हम क्यों बने। ये तो पूरा जंगल था, ये मलेरियल कर्टन था। तो वैसे भी आपने जैसे और जब रेलवेज आया यहाँ पे, तो वो राणा परिवार ने इनसे संधि कर लिए, कहते ना कि हम सॉवेरेन हैं। अरे राणा परिवार ने सब कुछ मान लिया। और जब वो रेलवेज बन रहा था उस समय, तो उस समय लकड़ी की ज़रूरत थे, तो पूरे जंगल इनके काट दिए और इन्होंने कटवा लिए अपने जंगल, और फिर कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं। ये एक्सपैंड करते करते ये चले गए थे कुमाऊं गढ़वाल की तरफ और इस तरफ सिक्किम की तरफ। तो जो एंग्लो गुरखा वॉर हुआ, फिर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हुए, वहाँ पे लड़ाई आ रही है इन्होंने। और अंग्रेज, एक चीज़ जान लीजिएगा, ये एक दूसरी चीज़ है कि लोग कहते हैं एंग्लो गुरखा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो बर्मा वॉर। कितने उसमें एंग्लो लड़ते थे अंग्रेज? वो सारे के सारे बिहार और यूपी के सोल्जर्स थे। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारे जो बक्सरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में अगर सबसे कोई, बाद में तो 3 प्रेसिडेंसी जो हुआ, तो जो हमारे बंगाल प्रेसिडेंसी का था उसमें केवल बंगाल और बिहार के लोग थे, और उन्होंने ये सारी लड़ाइयाँ जीती हैं। तो ये एंग्लो गुरखा वॉर ने नहीं की, ये तो नहीं कि गुरखा और अंग्रेज में लड़ाई हुई, वो लड़ाई नहीं हुई थी। ये बिहार और यूपी के लोगों ने लड़ा था, चाहे वो एंग्लो गुरखा वॉर हो या एंग्लो सिख वॉर हो या कोई एंग्लो बर्मीज वॉर हो। और 1857 के बहुत कारण बताए जाते हैं, उसमें एक कारण ये भी था कि इतनी ज़्यादा मतलब वॉर्स हो रहे थे, कि इतनी फ्रीक्वेंसी थी वॉर्स की, कि उस समय तो इनका जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिससे एंग्लो गुरखा वॉर जीता इन्होंने, उस समय तो गोरखा का तो रिक्रूटमेंट ही नहीं शुरू हुआ था।